हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। द्रव्यमान, भार और घनत्व चैप्टर का सेट नंबर 2 हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जो आपको पढ़ना है बेसिक साइंस के अंदर आपके इस एग्जाम के लिए। 2023 में मैंने ये सारे चैप्टर्स करवाए थे यूट्यूब पर 2023 में। तो आप में से बहुत सारे हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि सारे के सारे चैप्टर्स करवा दीजिए। देखिए, ये सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। 2023 में मैंने वीडियो डाला हुआ था, और जब मैं ये वीडियो डाल रहा था ना, क्वेश्चन करवा रहा था, उस समय मेरे माइंड में ये एग्जाम था, है ना, कि एएलपी सीबीटी 2 भी कवर हो जाए। उस तरीके से मैंने वीडियो को बनाया हुआ है। तो अगर आप इन सारे ही वीडियोज को देख लेते हैं, इन सारे ही चैप्टर्स को देख लेते हैं, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही थी वीडियो को ढूंढने में, तो मैंने क्या किया है, इन सारे ही वीडियोज को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। और जो मैं अभी आपको करवाऊंगा इस एग्जाम तक, वो सारे वीडियो भी इसी वाले प्लेलिस्ट में आएगा। तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 2024-25 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे के सारे वीडियोज आपके इस एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया है पुराने वीडियोज को, और जो वीडियोज आने वाले हैं वो सारे भी इसी में ऐड होंगे। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर। और यहाँ पर देखो आप, द्रव्यमान, भार और घनत्व का पहला सेट मैंने डाला, वो भी इस वीडियो में है, इस प्लेलिस्ट में है। और आने वाले जो वीडियोज होंगे वो भी इसी वाले प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो एक जगह सारे के सारे वीडियोज मैंने रख दिया है, अब आप जाकर के आराम से देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग दो फॉर्मूले के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला दाब बराबर बल बट्टे में क्षेत्रफल, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? दूसरा फॉर्मूला है P = P0 प्लस रो जी एच। कुल दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। बस ये दो फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आज बनने वाले हैं। और ये मानकर चलो कि इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में आएगा ही। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं सीबीटी 2 में। तो यहां से आप एक सवाल उम्मीद कर सकते हो। बर्फ का घनत्व रो है, जल का घनत्व सिग्मा है। बर्फ के m द्रव्यमान के पिघलने पर इसके आयतन में कमी होगी। मान लीजिए कि ये बर्फ है, दिया गया है, द्रव्यमान जो है m है और जो घनत्व है वो है रो। ये बर्फ जो है पिघलती है, मान लो ये बर्फ ऐसे पिघल गई, है ना, ये है आइस और ये है वाटर, है ना। बर्फ जो है मेल्ट कर गई, तो मेल्ट करने के बाद जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा, लेकिन जो घनत्व है वो बदल जाएगा, सिग्मा हो चुका है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन में क्या होता है? आयतन में कमी आ जाता है। बर्फ के पिघलने से आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन जो है कम हो जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो जो आयतन है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि जो बर्फ थी उसका आयतन V1 था, तो इसका आयतन अब V2 हो जाएगा। आयतन सेम नहीं रहेगा, आयतन घट जाएगा ना। आयतन घट जाएगा मतलब V1 जो है वो बड़ा है V2 से, V1 बड़ा है V2 से। हमें यही निकालना है कि आयतन कितना कम हो जाएगा। आयतन कितना कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग अंदर निकाल लेंगे, देख लेंगे कि पहले से कितना कम आयतन हो गया है। तो V1 माइनस V2 करेंगे, V1 माइनस V2 करेंगे आयतन निकालने के लिए। अब देखो, हमें डायरेक्ट आयतन तो दिया नहीं है, हमें सीधे तौर पर आयतन नहीं दिया हुआ है। हमें द्रव्यमान मालूम है, घनत्व मालूम है, तो हम आयतन निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। तो आइस के लिए मास m और जो डेंसिटी है वो है रो, माइनस V2 आयतन है वाटर का, वाटर के लिए मास m ही रहेगा, और जो डेंसिटी है वो सिग्मा हो चुका है। यहाँ से m जो है कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो 1 बाई रो हो जाएगा, माइनस 1 बाई सिग्मा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन कम हो जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन कम हो जाता है, और वही हमें अंतर निकालना था कि आयतन जो है कितना कम हो जाएगा, राइट। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। डायरेक्ट हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया था, लेकिन मास और डेंसिटी हमें पता था, तो हम लोगों ने वॉल्यूम लिख लिया। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर क्या होता है? देखिए, प्रेशर बराबर आपने पढ़ा होगा फोर्स और बट्टे में एरिया, लेकिन ये जो फोर्स होता है ये परपेंडिकुलर होता है। दाब बराबर आपने पढ़ा बल बट्टे में क्षेत्रफल, लेकिन ये जो बल होता है ये लंबवत बल होता है। जिस सतह पर दाब डाला जा रहा है ना, उस सतह के लंबवत ये
बल होता है, और सतह के लंबवत जो बल होता है उसे हम लोग एक और स्पेशल नाम देते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल, प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल। तो अगर सवाल में थ्रस्ट अपॉन एरिया, अगर विकल्प में थ्रस्ट अपॉन एरिया यानी कि प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल नहीं दिया है, वैसे केस में बल बट्टे में क्षेत्रफल हमारा आंसर हो जाएगा। वो कहते हैं ना, तू नहीं तो कोई और सही। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तब हम इसको सही आंसर देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में थ्रस्ट अपॉन एरिया प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल लिखा हुआ है, वैसे केस में हम लोग इसको आंसर नहीं करेंगे। अब यहां पर दाब बराबर बल बट्टे में क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। अगर ये नहीं होता तो ये सही हो जाता, लेकिन जब ये खुद है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो है बी होगा। हम ए को आंसर नहीं करेंगे, ए आंसर टिक नहीं करेंगे। प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। याद आपको दोनों रखना है ना, फोर्स अपॉन एरिया ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि जो फोर्स होता है ये परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, किसके लंबवत होता है? सतह के लंबवत होता है। जिस सतह पर दाब डाला जा रहा है उसके लंबवत होता है, और लंबवत बल को ही हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट अपने आप में एक बल है ना, थ्रस्ट जो है अपने आप में एक बल है जो कि सतह के लंबवत होता है। यहां से देखो, थ्रस्ट बराबर या फिर बोल दो फोर्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू में एरिया। ये फॉर्मूला भी आपके लिए यूजफुल है, ये फॉर्मूला भी आपके लिए यूजफुल है। थ्रस्ट बराबर प्रेशर इनटू में एरिया, बल बराबर दाब गुने में क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले का भी यूज होगा आपके आज के प्रश्नों में। अगला सवाल है, दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब बराबर आप लोगों ने पढ़ा बल बट्टे में क्षेत्रफल। अब आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो बल है वो लंबवत है, यानी कि ये थ्रस्ट है, राइट। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, पीए से डिनोट करते हैं। तो पास्कल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। या तो पास्कल बोल दो या फिर क्या बोल दो आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। देखो, बार भी दाब का मात्रक है, टॉर भी दाब का ही मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है ना, हमें एसआई मात्रक चाहिए। तो पास्कल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप इसे बोल सकते हो। एक एटीएम बराबर कितना होता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एक एटीएम बराबर क्या होता है, देखिए, एक एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इसके स्थान पर आप क्या बोल सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। एक एटीएम बराबर 1.01 बार भी हो सकता है, ये भी सही है। 760 mmHg भी हो सकता है, ये भी सही है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एक एटीएम बराबर एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को आप क्या बोल सकते हो, पास्कल बोल सकते हो। अगर बार में बताना है तो हम क्या करेंगे, केवल इस वाले मान को लिखेंगे 1.01325 बार। एक एटीएम बराबर 760 mmHg भी होता है, एक एटीएम बराबर 760 टॉर भी होता है। ये सारे के सारे मान जो है आपको ध्यान में रखने हैं, अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, उस समय हम लोग क्या करते हैं कि एक एटीएम बराबर हम लोग क्या करते हैं कि लगभग 10⁵ पास्कल ले लेते हैं सुविधा के लिए। याद आपको ये रखना है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय आप इस मान को ले सकते हो। एक एटीएम बराबर हम लोग एक बार बोल देते हैं सुविधा के लिए न्यूमेरिकल बनाते समय, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये होता है जो आपको ध्यान में रखना है। हमारा आंसर यहां पर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने के साथ दाब का क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ दाब क्या होगा, तो दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाओगे, ये जो नीचे वाला मान है इसको बढ़ाओगे, तो ये दाब पहले से कम मिलेगा ना, तो घटता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ दाब घटता है। डैश एक मात्रकहीन भौतिक राशि है। प्रणोद जो कि बल है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा।
घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और विशिष्ट गुरुत्व, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट गुरुत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। विशिष्ट गुरुत्व या फिर आपेक्षिक घनत्व बोल दो, मात्रकहीन है, विमाहीन है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वाले वीडियो में। तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट गुरुत्व बोल दो या फिर क्या बोल दो? आपेक्षिक घनत्व बोल दो, है ना, रिलेटिव डेंसिटी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्लास 9th NCERT का न्यूमेरिकल है, दाब के ऊपर है, इसको बनाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 2 सवाल आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, 2 सवाल है। देखिए, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है ना, 5 केजी का है, 5 केजी का है। देखो ये दोनों गुटका जो है सेम ही है, एक ही गुटका है, लेकिन रखने का तरीका मेज पर अलग अलग है। मेज पर लकड़ी के गुटकों को रखा गया है, लकड़ी के गुटके को रखा गया है, अलग अलग तरीके से रखा गया है। एक बार ऐसे रखा गया है और एक बार ऐसे रखा गया, एक बार लिटा करके, एक बार खड़ा करके रखा गया है। इसकी विमाएं जो है आपको यहाँ पर दी गई है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको यहाँ पर दी गई है, राइट। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको यहाँ पर दी गई है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है आपको यहाँ पर दी गई है। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है। देखिए, जो मेज है, जो टेबल है, मान लीजिए कि ये टेबल है ना, ये टेबल है। इस टेबल पर लकड़ी के गुटके को रखा गया है। पहला केस ये है कि इस प्रकार से रखा जाता है। ये जो मेज है, इसकी सतह पर ये है कांटेक्ट में, इस प्रकार से आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से रखा गया है। और जो दूसरा केस है, उसमें लकड़ी के गुटके को इस प्रकार से रखा गया है, लकड़ी के गुटके को इस प्रकार से रखा गया है। जो दूसरा केस है, उसमें लकड़ी के गुटके को इस प्रकार से रखा गया है। तो पहला केस हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहले केस में दाब हम लोग लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मान लीजिए कि आप टेबल पर खड़े हो जाते हैं, आप अगर मेज पर खड़े हो जाते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि आप मेज पर कितना बल लगा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अपने भार के बराबर, है ना, अपने भार के बराबर आप मेज पर बल लगाएंगे ना। तो मेज पर ये जो गुटका इस प्रकार से रखा हुआ है, कितना बल लगा रहा होगा? मेज पर ये जो गुटका रखा हुआ है कितना बल लगा रहा होगा? तो अपने भार के बराबर, अपने भार के बराबर। तो यहाँ जो फोर्स होगा वो इसका भार होगा, यानी कि mg होगा बट्टे में एरिया, बट्टे में एरिया। अब सारे मान को डाल दो आप, है ना, सारे मान को आप डाल दो। द्रव्यमान दिया गया है 5 किलोग्राम है। जी का मान मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ सुविधा के लिए, ठीक है। वैसे जब तक आपको कहा ना जाए सवाल में कि जी का मान 10 लेना है, तब तक आप 9.8 लेंगे। चलो 9.8 ही मैं रहने देता हूँ यहाँ पर, 9.8, राइट। SI मात्रक में सारे के सारे मानों को हम लोग डाल रहे हैं। एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने में चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुने में चौड़ाई हो जाएगा। तो पहले केस में देखो ये डायमेंशन है जो कि मेज के कांटेक्ट में है, 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा ना। 20 गुने में 10 ये क्षेत्रफल हो जाएगा, 20 गुने में 10 यानी कि 200। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये एरिया, हमें चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 पे पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो ये दाब आएगा ना, ये आएगा पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। समझ में आया? द्रव्यमान डाला SI मात्रक में 9.8, ये मान जो है SI मात्रक में है। हमें जो डायमेंशन दिया गया था वो सेंटीमीटर में दिया गया था, तो एरिया अगर हम इसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो CGS मात्रक में आएगा। हमने 10 पे पावर -4 से गुना करके इसको SI मात्रक में कन्वर्ट कर दिया। अब जो मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इस ए सवाल का, ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अब दूसरा केस देखो क्या है यहाँ पर। जो दूसरा केस है उसमें गुटका वही है, गुटका वही है, बस रखने का तरीका अलग है। अब इस प्रकार से रखा गया है, तो अब सतह पर जो है ये वाला सरफेस है, मेज पर जो है, मेज के कांटेक्ट में ये वाला सरफेस है, तो इतना एरिया जो है अब मेज के कांटेक्ट में है। तो यहाँ भी जो दाब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला सेम ही रहेगा हमारा, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। बल जो है अभी भी भार के बराबर ही लगेगा, भार के बराबर ही लगेगा, यानी कि mg ही लगेगा। तो 5 गुने में 9.8 हो जाएगा। बदलेगा क्या? क्षेत्रफल। इस बार ये क्षेत्रफल है,
तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, 40 गुने में 20 करेंगे, 40 गुने में 20 करेंगे, केवल इतना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ये एरिया है। इसमें हम लोग 10 पे पावर माइनस 4 से गुना करेंगे तो अब ये मीटर स्क्वायर में है। तो आपसे ना CBT 2 में जब सवाल पूछा जाता है तो यूनिट के साथ खेला जाता है। सवाल देगा, सवाल में जो डेटा रहेगा वो SI मात्रक में रहेगा, आंसर पूछ देगा CGS मात्रक में, या फिर CGS मात्रक में डेटा दिया रहेगा, आंसर पूछ देगा SI मात्रक में। तो जब आप मान डालते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मान आप डाल रहे हैं सारे के सारे CGS मात्रक में है या फिर SI मात्रक में है। तो इतना पास्कल जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और इस वाले केस में ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हो। मेनली यहाँ पर मुझे आपको जो है कॉन्सेप्ट बताना था कि क्षेत्रफल जो है आप यहाँ पर कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। और ये ध्यान में दिलाना था आपको कि जो क्षेत्रफल है यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट गुना करते हैं तो वो CGS मात्रक में आएगा, 10 पे पावर माइनस 4 से गुना करके उसको SI मात्रक में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है। द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है। देखिए एक बर्तन है, एक बर्तन है, ये मान लीजिए कि बर्तन है, इसमें भरा हुआ है पानी, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, पानी क्या कोई भी द्रव हो सकता है, इसमें मान लीजिए कि कोई द्रव भरा हुआ है, राइट। यहां तक द्रव भरा हुआ है। ये जो बर्तन का तली है, ये जो बर्तन का तली है, ये जो बर्तन का तली है, यहां पर दाब आएगा कि नहीं आएगा। ये जो बर्तन का तली है, सीधा सा समझो ना कि बाल्टी में आपने पानी भर रखा है तो बाल्टी का जो पेंदी है उस पर दाब होगा या नहीं होगा। बाल्टी का जो पेंदी होगा उस पर दाब होगा ना, जो द्रव भरा है उसके कारण दाब तो होगा, जो द्रव भरा है उसके कारण दाब तो होगा। तो यहां पर जो दाब है, ये जो द्रव भरा हुआ है इसके कारण दाब है, साथ में जो वायुमंडल है वो भी तो दाब अपना लगा रहा है ना, जो वायुमंडल है वो भी तो अपना दाब लगा रहा है ना। मान लीजिए कि वायुमंडलीय दाब जो है वो P0 है। ये P0 क्या है, वायुमंडलीय दाब है। तो वायुमंडलीय दाब तो लग ही रहा है यहाँ पर, साथ में ये जो द्रव भरा हुआ है वो भी तो दाब डालेगा। अगर ये द्रव नहीं होता तो केवल वायुमंडलीय दाब यहाँ पर लगता इस पेंदी पे, इस तली पे, लेकिन अब हमने द्रव जो डाल दिया है तो अब द्रव के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, द्रव के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। मान लीजिए कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये है h, ये जो हाइट है मान लीजिए कि ये है h, और जो द्रव है उसका डेंसिटी मैं यहां पर मान लेता हूं कि रो है। तो अब ध्यान से सुनिए, बर्तन है, बर्तन में द्रव है जिसका घनत्व रो है, बर्तन में पानी कितना भरा हुआ है, h हाइट तक भरा हुआ है, पानी नहीं कोई भी द्रव मान लीजिए, बर्तन में द्रव कहां तक भरा हुआ है, h हाइट तक भरा हुआ है। ये जो पॉइंट है मान लीजिए मैंने इसको मैंने A बोल दिया, इस पॉइंट A को A बोल दिया। अगर ये द्रव नहीं होता तो इस पॉइंट A पर जो है केवल वायुमंडलीय दाब लगता है, क्योंकि द्रव भरा हुआ है तो अब द्रव के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा यहाँ पर। तो ये जो दाब है बस इसके बारे में आपको बताना है कि किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए ये जो बिंदु A है यहाँ पर टोटल प्रेशर है ना, ये जो है टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वायुमंडलीय दाब है ये तो आएगा ही, साथ में जो द्रव भरा है उसके कारण भी तो आएगा दाब। वो कितना आएगा, वो आएगा रो जी एच। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। मैं यहां पर लिख देता हूं P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ये टोटल प्रेशर है, कुल दाब है बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस ये रो जी एच, इसको हम लोग गेज दाब बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट, रो जी एच। तो इस बिंदु ए पर कुल दाब होगा वायुमंडलीय दाब प्लस ये जो लिक्विड कॉलम है, ये जो द्रव स्तंभ है उसके कारण जो अपना दाब आएगा वो, दोनों को जोड़ दो तो वही हो जाएगा कुल दाब। तो द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, करता है, यहां पर आपको जी दिख रहा है ना, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर, ये जो द्रव स्तंभ की ऊंचाई है उस पर करता है निर्भर, और द्रव की प्रकृति पर यानी कि डेंसिटी पर। अगर हम द्रव को चेंज कर देंगे, मान लो इसमें हम दूध ले लेंगे तो अलग दाब आएगा, पानी लेंगे तो अलग दाब आएगा, है ना, तेल लेंगे तो अलग दाब आएगा,
क्योंकि डेंसिटी अलग अलग होगा ना, तो द्रव की प्रकृति पर नहीं करता है निर्भर, तो तली के क्षेत्रफल पर। ये जो तली का क्षेत्रफल होता है ये कितना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये H सेम है, अगर ये H सेम है तो दाब बराबर ही आएगा। अगर ये H सेम है, मान लीजिए कि मैं एक दूसरा बर्तन ले लेता हूं, कुछ इस प्रकार से, ठीक ना, ऐसे मैंने ले लिया। इसमें द्रव है, वही द्रव है, जो द्रव इसमें भरा हुआ है वही द्रव है, मैंने द्रव को नहीं बदला है। और द्रव भी मैंने कितना भरा है भाई, द्रव भी मैंने H हाइट तक ही भरा है, H हाइट तक ही भरा है। तो मैंने चेंज नहीं किया ना, तो मैंने ये ऊंचाई चेंज किया है ना, जो H यहां पर था वही H यहां पर है, ना ही मैंने द्रव को चेंज किया है। तो दाब भी नहीं बदलेगा, दाब भी उतना ही आएगा जितना कि इस वाले केस में आएगा। जितना इस केस में दाब आएगा उतना ही इस केस में दाब आएगा, भले ही ये जो क्षेत्रफल है ये कम है इस वाले क्षेत्रफल की तुलना में। समझे आप? तो जो बर्तन का शेप है ना, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, या तली का जो क्षेत्रफल है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर हाइट सेम है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई अगर सेम है, द्रव वही है, तो दाब जो है वही आएगा। तो इस सवाल को जो है अच्छे से आप अपने दिमाग में घुसा कर रखिए, ये सवाल जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। परम दाब बराबर क्या होता है? अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, P = P0 + ρgh, ये बताया ना। यहां देखिए, ये जो P है ये है टोटल प्रेशर, इसी को ना आप एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट प्रेशर, हिंदी में समझिए कुल दाब या फिर परम दाब। ये जो परम दाब है इसी को मैंने यहां पर लिखा है एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो P0 है मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडलीय दाब। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं। ये क्या है? ये है गेज दाब। ये क्या है? गेज दाब, गेज प्रेशर। अब आप विकल्प को देखो, परम दाब बराबर क्या होगा, तो वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परम दाब बराबर होता है वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, राइट। यानी कि जो परम दाब होता है उसमें से अगर हम वायुमंडलीय दाब को घटाते हैं तो हमें गेज दाब मिल जाएगा ρgh, राइट। तो P - P0 = ρgh। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, गेज दाब लिखा है। परम दाब या फिर कुल दाब में से वायुमंडलीय दाब को घटाएंगे तो गेज दाब हमें मिल जाएगा। हमें यहाँ पर परम दाब पूछा गया था तो वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब हो जाएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोग अभी करने वाले हैं। दर्शाए गए चित्र से प्राप्त सही निष्कर्ष है। अब देखो, दो बर्तन लिया गया है, दोनों बर्तन में कुछ अंतर आपको दिख रहा है। क्या अंतर दिख रहा है और क्या अंतर नहीं दिख रहा है ये बताओ आप। इस दोनों बर्तन में पानी है, दोनों बर्तन में पानी है, यानी कि एक ही टाइप का द्रव है, एक ही टाइप का द्रव है। तो मान लीजिए कि अगर पानी का घनत्व रो है तो इसका घनत्व भी रो हो जाएगा, यानी कि जो द्रव है उसकी प्रकृति नहीं बदली है यहां पर। साथ में देखो आप, ये जो हाइट है ये भी तो चेंज नहीं हुआ ना, ये जो हाइट है ये भी तो चेंज नहीं हुआ। तो हाइट चेंज नहीं हुआ, जो पानी स्तंभ की जो ऊंचाई है वो नहीं बदली है यहां पर, और ना ही जो डेंसिटी है वो यहां पर बदली है। द्रव एक समान तो घनत्व एक समान। चेंज क्या है यहां पर? चेंज है ये जो तली है उसका क्षेत्रफल। तो मैंने आपसे क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन पढ़ो यहां पर, तली पर जो दाब होगा, तली पर जो दाब होगा वो बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि पानी है दोनों के दोनों, एक ही टाइप का लिक्विड है, और जो ऊंचाई है द्रव स्तंभ की जो ऊंचाई है वो भी एक समान है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पेंदी का क्षेत्रफल क्या है। यानी इस वाले केस में जो दाब आएगा वो P0 + ρgh आएगा, इस वाले केस में भी P0 + ρgh ही आएगा। कहां पर? यहां पर, है ना।
इसके तली पे दाब। तो विकल्प को पढ़ते हैं। टैंक ए के पेंदे पर दाब टैंक बी के पेंदे पर दाब से अधिक है, गलत हो जाएगा। टैंक ए के पेंदे पर दाब टैंक बी के पेंदे पर दाब से कम है, गलत हो जाएगा। दाब बर्तन की आकृति पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। बर्तन की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, किस पर करता है? द्रव का घनत्व क्या है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई क्या है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ए तथा बी के पेंदों पर दाब समान होगा, बिल्कुल समान होगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप झील के सतह से 10 मीटर नीचे हैं तो आपके ऊपर कुल दाब होगा। आपसे कुल दाब पूछा गया है। झील के सतह से 10 मीटर नीचे है। ये मान लो कि झील की सतह है, इससे हम लोग 10 मीटर नीचे चले जाते हैं। इससे हम लोग 10 मीटर नीचे चले जाते हैं। ये मान लीजिए कि झील है ना, ये झील है। इस झील में पानी है। हम लोग आ गए हैं 10 मीटर नीचे। हाइट कितनी है भाई? 10 मीटर। तो 10 मीटर नीचे अगर आप आ गए हैं तो आपके ऊपर दाब तो होगा, आपके ऊपर दाब तो होगा। मान लीजिए कि टोटल दाब P है, टोटल दाब P है। तो कैसे लिखेंगे? टोटल प्रेशर, याद करो, कुल दाब बराबर परम दाब बराबर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच। अगर आप 10 मीटर नीचे चले गए हैं तो आपके ऊपर वायुमंडलीय दाब भी है प्लस आपके ऊपर जितना पानी है उसका दाब भी है। तो दोनों दाब को मैंने यहां पर जोड़ दिया है। आंसर देखो आपको एटीएम में चाहिए। आंसर आपको एटीएम में चाहिए। एक एटीएम बराबर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इसी को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए हम लोग सिंपली 10⁵ पास्कल भी ले सकते हैं। अब यहां पर देखो आप, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटीएम होता है। ये मैंने एटीएम में ले लिया है। प्लस जल का घनत्व कितना होता है? आपको डायरेक्ट याद रखना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी का मान यहां पर मैं सुविधा के लिए 10 ले लेता हूं और H जो है यहां पर SI मात्रक में है 10 है। ये पूरा का पूरा मान जो है SI मात्रक में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। ये जो दाब है ये किस में है? यही सब आपको ध्यान में रखना है। ये जो दाब है ये किस में है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, पास्कल में है। हमें कन्वर्ट करना है एटीएम में। तो हम क्या करेंगे? इसमें 10⁵ से भाग लगा देंगे। अब ये भी एटीएम में है, ये भी एटीएम में है। तो 1 एटीएम प्लस 1 2 3 4 5। देखो ऊपर में भी 5, ऊपर में भी 10⁵, नीचे में भी 10⁵। तो ये 1 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया? 2 एटीएम हो गया। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। यहां पर यूनिट का ना बहुत खेल होता है, यूनिट का बहुत खेल होता है। और कन्वर्जन जो है आपको याद होना चाहिए कि 1 एटीएम बराबर इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। तो 10 मीटर नीचे हम लोग झील में गए थे तो हमारे ऊपर कुल दाब जो है वायुमंडलीय दाब के कारण 1 एटीएम आया प्लस ये जो द्रव है हमारे ऊपर उसके कारण 1 एटीएम आया। गेज दाब अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? केवल जो इतना मान आया है यानी कि ρgh 1 एटीएम के बराबर। एक समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर परम दाब कितना होगा? परम दाब का मतलब कुल दाब यानी कि वायुमंडलीय दाब प्लस ρgh गेज दाब। समुद्र जल का घनत्व आपको दिया गया है। केवल जल होता तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, समुद्र जल है तो 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सब हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो क्या हम लोग यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला को लिख करके बनाए? 500 मीटर की गहराई आप समझ ही गए ना, पिछले सवाल जैसा ही है। इस बार गहराई अलग है। ये समुद्र जल मान लीजिए, इस बार चलिए चलते हैं 500 मीटर की गहराई पे। इस बार हम लोग है 500 मीटर की गहराई पे। 500 मीटर की गहराई पर है, समुद्र जल है। तो रो जो है आपको दिया गया है 1.03 इंटू 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। SI मात्रक में है, ये भी SI मात्रक में है। और जी आपसे कहा गया है कि आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परम दाब आपको चाहिए
है ना। इस हाइट पर परम दाब आपको चाहिए, यानी कि कुल दाब आपको चाहिए, वो भी एटीएम में चाहिए। एटीएम में चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि एसआई मात्रक में निकालते हैं और भाग लगा देंगे 10⁵ से। हम लोगों ने यहाँ पर किया ना, एसआई मात्रक में था, 10⁵ से भाग लगा करके एटीएम में कन्वर्ट कर लिया। तो पी नॉट प्लस रो जी एच, यही हमारे पास फॉर्मूला है। पी नॉट एक एटीएम हो जाएगा प्लस रो जी एच, ये पूरा मान हम लोग एसआई मात्रक में डालेंगे और 10⁵ से भाग लगा देंगे। रो आपको लेना है 1.03 इंटू 10³ जी आपको 10 लेना है, एच 500 है, सब के सब एसआई मात्रक में है। इतना दाब तो एसआई मात्रक में है, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग सीजीएस, माफ करिएगा, एटीएम में। इस 10⁵ से ये कटेगा, ये भी गायब हो जाएगा और एक जीरो यहां से भी गायब हो जाएगा, राइट। तो 1 प्लस, अब ये पूरा एटीएम में है, 1.03 इंटू ये 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 10.3 गुने में 5 बराबर 1 प्लस 5 तिहाई 15, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 इकाई 5 हो जाएगा, दशमलव देंगे 5 के बाद, तो हो जाएगा 51 प्लस 1 52.5 एटीएम, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेना एक बार, आप भी चेक कर लेना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। 52.5 एटीएम। वायुमंडलीय दाब को हम लोगों ने एटीएम में डाला, सारा मान एसआई मात्रक में डाला, तो दाब यहाँ पर एसआई मात्रक में आया, हम लोगों ने 10⁵ से भाग लगा करके एटीएम में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पी नॉट कितना है, 1 एटीएम है, यहाँ भी लिख लो वायुमंडलीय दाब पी नॉट 1 एटीएम है। अब देखो सेम सवाल है, लेकिन इस बार ना गेज दाब पूछा है आपसे। सेम सवाल है, इस बार आपसे गेज दाब पूछा है। तो P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, भाई ये होता है गेज दाब, ये होता है गेज दाब, तो ये कितना हो जाएगा, रो जी एच बराबर P माइनस पी नॉट हो जाएगा। वायुमंडलीय कुल दाब में से वायुमंडलीय दाब को घटा देंगे तो गेज दाब आ जाएगा। कुल दाब कितना आया, 52 एटीएम आया। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटीएम आया, तो बराबर 51 एटीएम हो जाएगा, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट रो जी एच पर मान डालो, डायरेक्ट रो जी एच लिखो यहां पर, गेज दाब बराबर रो जी एच, सारा मान आप डालेंगे एसआई मात्रक में, 10⁵ से भाग लगाएंगे, एटीएम में आ जाएगा। यहां तो हम लोग ऑलरेडी कुल दाब निकाल चुके हैं ना, इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया, वरना सवाल अगर एग्जाम में आपके आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कुल दाब निकालेंगे, उसमें से वायुमंडलीय दाब घटाएंगे, या फिर डायरेक्ट आप इस वाले फॉर्मूले को लगा देंगे, गेज दाब रो जी एच, सारे मान को आप पुट करेंगे यहाँ पर, सारे मान को आप यहाँ पर पुट करेंगे, ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल में। इसको हम लोग 10⁵ से भाग लगा करके एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये लगभग 51 एटीएम आएगा, राइट। आंसर हमारा बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक समान ढाल का बर्तन चित्र अनुसार रखा है, बर्तन में कोई द्रव भरा है जिसका घनत्व तो आपको दिया गया है, बर्तन की तली पर द्रव के कारण लगने वाला बल होगा। आपसे क्या पूछा है, बल पूछा है, आपसे बल पूछा गया है। इसमें क्या है कि द्रव है, इस द्रव के कारण ये जो पूरा तल है इस पर बल लग रहा है, बल बताओ आप क्या होगा। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि भाई तली पर दाब लगेगा, तली पर दाब तो लगेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दाब तो लगेगा, तो यहां से हम लोग फोर्स बराबर जो है प्रेशर इंटू में एरिया लिख लेंगे, बस हो गया। प्रेशर इंटू में एरिया आपको लिखना है। ये प्रेशर कितना है, ये प्रेशर कितना है, देखिए इस द्रव के कारण, केवल इस द्रव के कारण प्रेशर कितना होगा, तली पर पूछा है आपसे, द्रव के कारण लगने वाला बल होगा, तो द्रव के कारण पहले प्रेशर कितना लगेगा, रो जी एच, केवल द्रव के कारण प्रेशर कितना लगेगा, रो जी एच, तो यहां पर आप लिखेंगे रो जी एच और गुने में एरिया। अब आप सारे मान को डालेंगे, आंसर आपको न्यूटन में चाहिए, एसआई मात्रक में चाहिए, सारे मान को आप एसआई मात्रक में डालेंगे।
रो का मान आपको दिया हुआ है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी का मान हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं सुविधा के लिए। एच का मान यहाँ पर देखो 0.4 दिया हुआ है, ये द्रव स्तंभ की ऊंचाई है, 0.4 आपको दिया गया है। एरिया देखो यहाँ पर कितना है, 2 गुने में 10 पे पावर, ये -3 है, -3 मीटर स्क्वायर है, राइट। इसको सॉल्व करना है तो ये 10 पे पावर -3 से ये खत्म हो जाएगा, 1 2 3, बचा यहाँ पर 9 गुने में 0.4 गुने में 2, तो 9 दुने में 18, 18 चौक 72, 7.2 न्यूटन हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये जो मान है ना क्षेत्रफल का, 2 गुने में 10 पे पावर -3 मीटर स्क्वायर है। बी हमारा राइट आंसर। एक मनुष्य का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तथा उसके प्रत्येक पैर के तलवे का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। मनुष्य खड़े होने पर पैरों द्वारा पृथ्वी पर दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डालेगा। अब देखो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि सीजीएस मात्रक में, आंसर पूछा है एसआई मात्रक में। यही सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, मनुष्य जो खड़ा है पृथ्वी पर, तो वो बल लगा रहा होगा। भाई कितना बल लगा रहा होगा, तो अपने भार के बराबर। आप भी अगर खड़े हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आप कितना बल लगा रहे हैं, अपने भार के बराबर, अपने वेट के बराबर, जो कि होता है mg। m जो है 80 है और g का मान आपको यहाँ पर 10 लेना है, ये फोर्स है। एरिया बता दो आप, हमें प्रेशर चाहिए, प्रेशर, जो कि होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो पता है कि भार के बराबर है, जो बल है वो तो भार के बराबर है। एरिया कितना हो जाएगा, अब एक पैर के तलवे का एरिया 400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 पैर है ना, तो दोनों को मिलाकर एरिया कितना हो जाएगा, 400 प्लस 400 यानी कि 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यानी कि एसआई मात्रक में। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, 10 पे पावर -4 से गुना करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो फोर्स है ये भी एसआई मात्रक में है, और ये जो एरिया है ये भी एसआई मात्रक में है। अब हम इस मान को यहाँ पर डालेंगे, इस मान को हम लोग यहाँ पर डालेंगे, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा 80 गुने में 10 बट्टे में एरिया हो जाएगा 800 गुने में 10 पे पावर -4, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 80 दाही का 800 हो जाएगा, है ना, 80 दाही का 800 हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो 1 गुने में 10 पे पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब झील की तली पर दाब का 2/3 है। झील की गहराई होगी, झील की गहराई चाहिए। तो पहले झील बना लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी भर लेते हैं। झील की गहराई हम लोग मान लेते हैं अपने मन से, कुछ भी मान लीजिए कि झील की जो गहराई है वो है h, राइट। झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब झील की तली पर दाब का 2/3 है। अच्छा, झील की गहराई हम लोगों ने h माना है। मान लीजिए कि यहां पर टोटल जो दाब है वो है P, राइट, टोटल दाब P है। अब इसके आधी गहराई पर बात की गई है, इसके आधी गहराई पर मैं यहां पर एक दूसरी लाइन जो यहां पर खींच लेता हूं, ये आधी गहराई है, h/2 है। यहां पर भी दाब होगा ना, लेकिन दाब अलग होगा, है ना। हम लोग जितनी गहराई पर जाते हैं ना, दाब उतना ज़्यादा होता है। समुद्र के आप जितनी गहराई में जाएंगे आपके ऊपर दाब जो है उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर पानी का जो लेवल है, ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाएगी।
यहां पर भी दाब होगा, लेकिन दाब अलग होगा। मान लो यहां पर दाब जो है P डैश है, तो ये P डैश जो है ना, इसके बारे में कहा गया है कि यहां जो दाब है उसका 2/3 है। 2/3 है भाई किसका? यहां जो दाब है उसका। झील की जो टोटल गहराई है वहां पर जो दाब है उसका 2/3 दाब है। कहां पर? झील की गहराई की आधी गहराई पर। तो आपको P डैश चाहिए नहीं, आपको चाहिए झील की गहराई, आपको चाहिए झील की गहराई। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये प्रेशर कितना होगा, आप कैसे लिखेंगे? आप कैसे लिखेंगे? यहां डेंसिटी जल का हम लोग रो मान लेते हैं। ये दाब आप कैसे लिखेंगे? ये दाब आप लिखेंगे वायुमंडलीय दाब प्लस रो डेंसिटी जी और ये हाइट h, राइट। ये जो P डैश है ये आप कैसे लिखेंगे? P डैश की बात कर रहा हूं मैं। P डैश आप यहां पर कैसे लिखते हैं? लिखते हैं आप रो जी, केवल हाइट ही तो चेंज हुआ है, सॉरी P नॉट भी आएगा भी, P नॉट प्लस रो जी और ये h/2। तो h/2 गहराई पर जो दाब है वो है P नॉट प्लस रो जी h/2, और जो टोटल गहराई है उस पर दाब इतना है P नॉट प्लस रो जी h। और सवाल में आपसे कहा गया है कि ये जो गहराई पर h/2 गहराई पर जो दाब है वो कितना है? जो कुल गहराई पर दाब है उसका 2/3 है। यही चीज मैंने यहां पर लिखा है। P डैश का मान मैंने यहां लिखा है 2/3 लिखा है, और P का मान हमने यहां से डाला है। अब इसको सॉल्व करना है। तो 2P नॉट प्लस रो जी h/2 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? 2/3 P नॉट प्लस रो जी h हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6P नॉट प्लस 3 रो जी h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 2 4, 4P नॉट प्लस 4 रो जी h। अब यहां से देखो 4P नॉट को इधर लाएंगे तो ये 2P नॉट हो जाएगा, 3 रो जी h को इधर लाएंगे तो ये सिंपली रो जी h रह जाएगा। अब मैं यहां पर चलता हूं, P नॉट इज इक्वल टू रो जी h/2। अपने को क्या चाहिए? अपने को तो हाइट चाहिए ना, तो ये h हो जाएगा यहां पर 2P नॉट बाई रो जी। अब सारे मान को डालो यहां पर, 2 गुने में P नॉट वायुमंडलीय दाब है, 1 ATM होता है, 1 ATM के जगह पर हम लोग 10⁵ पास्कल लिख लेते हैं क्योंकि हमें आंसर SI मात्रक में चाहिए। रो का मान SI मात्रक में जल के लिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 10 क्यूब। जी का मान सुविधा के लिए यहाँ पर हम लोग 10 लेते हैं, राइट। तो यहाँ से ये 10 खत्म हो जाएगा, 10⁻3 यहाँ बचेगा केवल 10, यानी कि 20 मीटर। 20 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। गेज दाब हो सकता है, गेज दाब हो सकता है। गेज दाब क्या था? P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी h। यही है गेज दाब। ये गेज दाब जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि जो वायुमंडलीय दाब है ये कुल दाब से ज़्यादा हो जाता है, वैसे केस में नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वायुमंडलीय दाब कुल दाब से कम रहता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएगा। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बेलनकार नली में 0.5 मीटर ऊंचाई तक पारा भरा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बेलनकार नली में 0.5 मीटर ऊंचाई तक पारा भरा है। यदि पारे का घनत्व 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो, जो कि आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, नली के निचले सिरे पर पारे का दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। तो एक बेलनकार नली है, एक बेलनकार ऐसे नली है, ये रेडियस आपको दिया गया है, ये रेडियस आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो ये 4 सेंटीमीटर है। मरकरी भरा गया है 0.5 मीटर तक, तो मान लेता हूं मैं इतने में मरकरी है।
ये जो हाइट है ये है 0.5 मीटर। रो 13.6 इंटू 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नली के निचले सिरे पर पारे का दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। देखो, नली के निचले सिरे पर पारे का दाब आपसे पूछा है, टोटल दाब नहीं पूछा है, पारे का दाब पूछा है ना। पारे का दाब पूछा है, यानी केवल आपको गेज दाब निकालना है। रो जी एच, रो कितना है 13.6 इंटू 10 क्यूब, एसआई मात्रक में है। जी का मान यहां पर 10 ले लेते हैं, एच का मान एसआई मात्रक में दिया हुआ है, उसको ले लेते हैं। ये आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, उसी में हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 13.6 इंटू 5 इंटू 10 क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 68.0 10 क्यूब, इसी को लिख सकते हैं 6.8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक खोखले बेलनाकार बर्तन का व्यास 2 मीटर है तथा उसमें 70 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर वायु भरी है, तो बेलन के आधार पर लगने वाला बल होगा। ये मैंने बना लिया बेलन, वायु भरी है ना, इसमें है वायु। इसमें वायु भरी है, व्यास बोल रखा है 2 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर। यहां पर दाब बोल रखा है कितना लग रहा है 70 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार पर लगने वाला बल, तो बल बताइए कितना होगा, बल बताइए कितना होगा। दाब हमें दिया है, बल चाहिए, दाब हमें दिया हुआ है और बल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। दाब में हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एरिया है इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर करके निकालेंगे। 22/7, आर जो हमारे पास 1 मीटर है, ये 1 मीटर रेडियस है, तो 1 गुने में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सारे मान को डालेंगे, 70 गुने में 22/7 गुने में 1 गुने में 1, 7 दाही का 70 हो जाएगा। 220 न्यूटन जो वायु है इस आधार पर 220 न्यूटन का बल डालेगी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी जल कुंड के बांध की मोटाई पेंदे पर अधिक होती है, क्योंकि जो बांध की मोटाई होती है वो पेंदे पर अधिक होती है। बहुत ही सिंपल सा कारण है, जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते हैं जल का दाब जो है बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते हैं जल का दाब बढ़ता जाता है, तो उस दाब को सहने के लिए जो मोटाई होती है वो अधिक होती है, तो गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, इसीलिए उस दाब को सहने के लिए, दाब बढ़ेगा तो दाब को सहने के लिए जो है मोटी होनी चाहिए बांध की मोटाई। यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा। मान लीजिए कि प्रारंभिक दाब P था, वैसे प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। मान लीजिए कि प्रारंभिक दाब P था, अगर हम बल को 4 गुना करते हैं तो दाब का और बल का जो संबंध है वो सीधा है, सीधा संबंध है ना। दाब और बल जो है एक दूसरे का बोल सकते हो कि यहाँ पर समानुपाती है। तो अगर हम बल को 4 गुना करेंगे तो दाब जो है पहले का 4 गुना हो जाएगा। दाब और क्षेत्रफल में उल्टा रिलेशन है, इसको हम जिस दर से बढ़ाएंगे उस दर से दाब घट जाएगा, जिस दर से इसको घटाएंगे उस दर से दाब बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल को आधा कर दिया है, अगर हम इसको आधा करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, समझे आप। तो पहले का कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल को बढ़ाएंगे दाब बढ़ेगा, बल को बढ़ाएंगे दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल को कम करेंगे तो भी दाब बढ़ेगा, है ना, ये रिलेशन है ना।
इस हिसाब से आप सोच सकते हो। 2 मीटर लंबी एक नली में 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व वाला द्रव भरकर रखा गया है। इस प्रकार से देखो द्रव भर के रखा गया है, ये द्रव भर के रखा गया है और नली जो है ऐसे थोड़ा टेढ़ा है। वायुमंडलीय दाब आपको दिया गया है, इतना है। नली की तली पर कुल दाब आपसे पूछा गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। कुल दाब निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, रो जी एच, राइट। अब यहां पर देखो वायुमंडलीय दाब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, प्लस रो आपको लेना है कितना दिया हुआ इसमें ना, ये है रो डेंसिटी 800, जी का मान 10 लेते हैं सुविधा के लिए। एच कौन सा लेंगे आप, एच आप ये वाला लेंगे या फिर आप ये वाला लेंगे। आपको लेना होता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, वर्टिकल हाइट आपको लेना होता है, वर्टिकल हाइट आपको, ये वर्टिकल हाइट चाहिए आपको। प्रेशर कहां पे चाहिए, प्रेशर चाहिए यहां पे। आप हाइट कौन सा लेंगे, ऐसे वर्टिकल हाइट, जहां तक द्रव भरा हुआ है ना उससे आप वर्टिकल हाइट चेक करो, उससे आप ये हाइट चेक करो, ये हाइट। ट्यूब की लंबाई से मतलब नहीं है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई चाहिए आपको। द्रव स्तंभ की ऊंचाई आप ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लेंगे तो आपको ये हाइट चाहिए, ठीक है, आपको इस हाइट से मतलब है। बस यही इस सवाल में आपको जानना था। तो 1.8 हो जाएगा। सारे मान हम लोगों ने डाले हैं किसमें, एसआई मात्रक में, तो आंसर भी एसआई मात्रक में ही आएगा। तो ये हो जाएगा 101 गुने 10⁻3, यहाँ हो जाएगा 8 गुने में 1.8 10⁻3, राइट। 101 गुने में 10 का क्यूब हो जाएगा, 18 8 144 होता है ना, तो 14.4 गुने में ये हो जाएगा। अब जोड़ देते हैं दोनों को, 101 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 101 111 115 115.4 गुने में 10⁻3। अब दशमलव को इधर खिसकाएंगे तो इधर पावर बढ़ जाएगा, 1.154 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1.15 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ए हो जाएगा। कोई पिंड किसी झील की सतह पर इतना दाब अनुभव कर रहा है, इतना वायुमंडलीय दाब अनुभव कर रहा है, पिंड को झील में कितनी गहराई तक ले जाएं कि उस पर आरोपित दाब दोगुना हो जाए। आपेक्षिक घनत्व आपको दिया हुआ है, आपेक्षिक घनत्व नहीं होगा, केवल घनत्व होगा, इसको काट दो। जल का घनत्व आपको यहां पर दिया गया है। तो ये झील है, झील की सतह पर दाब, वायुमंडलीय दाब पी नॉट है, ठीक, हम लोग जो जानते हैं पी नॉट, जो कि आपको सवाल में दे रखा है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई मात्रक में है। कितनी गहराई पर लेकर के जाएं, कितनी गहराई पर लेकर के जाएं कि दाब जो है इसका डबल अनुभव किया जाए। खैर अगर मैं आपसे पूछूं एच हाइट पर टोटल प्रेशर आप कैसे लिखते हैं, एच हाइट पर मान लो यहां पर हमें अपने को चाहिए, ये पॉइंट ए है, तो यहां पर टोटल प्रेशर आप कैसे लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो जी एच लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। तो यहां पर पॉइंट ए पर टोटल प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। मैंने ये मान लिया है कि बिंदु ए जो है, मैंने मान लिया है कि एच हाइट पर जाकर के प्रेशर जो है डबल अनुभव किया जाता है इस प्रेशर का, यानी ये जो पी ए है एक्चुअल में कितना है, 2p नॉट है, यही तो है। झील की सतह पर यह दाब है, एच हाइट पर इसका डबल अनुभव किया जा रहा है, तो 2p नॉट हो जाएगा ना, तो बराबर p नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। इस p नॉट को इधर लाएंगे तो ये p नॉट हो जाएगा बराबर रो जी एच हो जाएगा। तो यहां से h बराबर कितना हो जाएगा, p नॉट प्लस रो जी, आपको यही तो चाहिए, p नॉट चाहिए आपको, सॉरी h चाहिए आपको। तो 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई रो
1.03 ये समुद्री जल है, ठीक है ना। 1.03 इंटू 10 क्यूब और जी का मान यहाँ पर 10 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 मीटर के करीब आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है। यदि पारे के स्थान पर आपेक्षिक घनत्व वाला द्रव लिया जाए तो द्रव स्तंभ की ऊंचाई होगी। देखिए मरकरी है, मरकरी के इसमें जो मरकरी स्तंभ की ऊंचाई है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर है ना, 75 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेंसिटी मरकरी का दिया गया है, यहां पर मैं लिख लेता हूं मरकरी 13.6। देखो ये आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, तो घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे और एसआई मात्रक में निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। तो मरकरी कॉलम के कारण, पारे के स्तंभ के कारण जो प्रेशर आएगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे, रो लिखेंगे मरकरी का, गुने में जी लिखेंगे और ये एच लिखेंगे मरकरी का। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक हम कोई फ्लूइड लेते हैं जिसका घनत्व आपको दिया गया है 0.8, ये आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है 0.8, ये फ्लूइड है तो मैं यहाँ पर F लिख लेता हूँ। तो ये 0.8 इसको हम लोग एसआई मात्रक में कन्वर्ट कर देते हैं। अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे तो घनत्व आ जाएगा सीजीएस मात्रक में, उसमें हम लोग 1000 से गुना करेंगे तो एसआई मात्रक में आ जाएगा, राइट। अब इसका आपको ना चाहिए हाइट, इसका आपको चाहिए हाइट। ये जो फ्लूइड है इसके कॉलम का हाइट चाहिए। दाब ये कितना डाले, इतना ही डाले जितना कि मरकरी डाल रहा है, दाब इतना ही डाले जितना कि मरकरी डाल रहा है। तो इसके कारण अगर आप दाब लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, रो जो इसका है गुने में जी और गुने में एच। अब ये दोनों जो है आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों मान आपस में बराबर है। वैसे केस में ये एच एफ चाहिए आपको, इस फ्लूइड के कॉलम का हाइट आपको चाहिए। तो इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो रो मरकरी का गुने में जी गुने में मरकरी कॉलम का हाइट बराबर रो इस फ्लूइड का गुने में जी और इस फ्लूइड के कॉलम का हाइट। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने को चाहिए फ्लूइड कॉलम का हाइट, तो ये हो जाएगा रो मरकरी का गुने में मरकरी कॉलम का हाइट और बट्टे में इस फ्लूइड का डेंसिटी। अब आप सारे मान को डालेंगे, हाइट डालेंगे आप 75 इंटू 10⁻⁻² इंटू में एच का मान डालेंगे, ये पूरा जगह की कमी और बट्टे में ये मान डालेंगे इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है 0.8 10⁻³ राइट। ये 10⁻³ से 10⁻³ ये खत्म हो जाएगा। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 12.7 मीटर के करीब आएगा, ठीक है, 12.7 मीटर के करीब आएगा, ठीक। बी हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल में आपसे क्या कहा गया था, मरकरी कॉलम का इतना हाइट कुछ प्रेशर लगा रहा था। कोई दूसरा अगर हम फ्लूइड लेते हैं तो इतना ही प्रेशर जितना कि मरकरी कॉलम का 75 सेंटीमीटर प्रेशर डाल रहा था, 75 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम जितना प्रेशर डाल रहा था उतना ही प्रेशर अगर कोई दूसरा फ्लूइड डाले जिसका रिलेटिव डेंसिटी ये है तो उसके कॉलम का हाइट कितना जाएगा, ये आपसे सवाल पूछा गया था। 75 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम जो प्रेशर डाल रहा था उतना ही प्रेशर कोई दूसरा फ्लूइड डाले जिसका रिलेटिव डेंसिटी ये है तो उसके कॉलम का हाइट कितना जाएगा, वही सवाल आपसे पूछा गया था। तो मरकरी कॉलम के कारण जो प्रेशर आया उसको हम लोगों ने बराबर कर दिया फ्लूइड के कॉलम के कारण, जो दूसरा फ्लूइड है उसके कॉलम के कारण जो प्रेशर आएगा उसके, वहां से हम लोगों ने ये निकाल लिया, हाइट निकाल लिया फ्लूइड के कॉलम का। एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल है
देखो प्रारंभिक संवेग कितना था, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अंतिम संवेग बढ़कर कितना हो गया, 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा इसमें, टाइम लगा 1 मिनट का। तो पिंड पर आरोपित बल, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटे में समय। संवेग में परिवर्तन के दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस में प्रारंभिक संवेग और बटे में समय। देखो न्यूटन में आंसर चाहिए, एसआई मात्रक में आंसर चाहिए, तो सारे मान को आप एसआई मात्रक में डालेंगे। जो अंतिम संवेग है वो है 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एसआई मात्रक में है। प्रारंभिक संवेग 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एसआई मात्रक में है। समय 1 मिनट दिया हुआ है, तो ये एसआई मात्रक में नहीं है, सेकंड होता है एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक में इसको कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। 800 में से 200 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 600 बचेगा। 600 बटे में 60 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन। 10 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। तो इसी के साथ ये सेट नंबर 2 यहां पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।